आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। मैं बरसों से इस रास्ते से नहीं आया था, तो मैंने ही कहा कि जरा अरी आस्था ऐसे होते हुए इस रास्ते से मुझे कटंगी की तरफ पहुंचाओ। तो दोनों अध्यक्षों से मैंने आग्रह किया कि बालाघाट पहुंचना है, लेकिन मुझे इस रास्ते से जाना है। वो जिस रास्ते से मैं आता रहता हूं बरघाट वाला, उसको लौटने का रास्ता बना दो। आप सबके दर्शन हुए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। माता बहनों से मुझे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहनी है। मैं देश में जब मंत्री था तो मेरे पास में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय था, तो तब मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग समूहों को इतना ही मानते थे, हां कुछ हो रहा है, इससे ज्यादा शायद कोई राजनीतिक कार्यकर्ता सोचता नहीं है। ये प्रधानमंत्री का विजन है। मैं अपने तमाम उन नागरिक बंधुओं से भी कहूंगा कि आप इनकी सामर्थ्य को पहचानिए। इनकी सामर्थ्य को अगर किसी ने पहचाना है देश के भीतर, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिनने इस बात की गारंटी दी। जब 2014 में हम दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, तब इस देश में कभी चर्चा नहीं होती थी। 2014 से लेकर 2022 तक हम कब 10वें नंबर से लेकर 8वां, 8वां, 7वां, 6वां कब क्रॉस कर गए पता नहीं चला। हम 5वें पायदान पर पहुंच गए, तब भी देश को पता नहीं चला। लेकिन दुनिया के अखबारों ने लिखा, क्योंकि हमने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें स्थान सीढ़ी पर हम पहुंचे थे, तो दुनिया के अखबारों ने लिखा कि 250 साल जिस देश ने भारत को गुलाम रखा, उसकी अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेलकर भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया। तब इस देश के लोगों को एहसास हुआ कि कुछ चमत्कार हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की टिप्पणी क्या थी? प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश में उद्योग धंधे हैं, खेती किसानी है, और भी तमाम प्रकार के उपक्रम चलते हैं, लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अगर कोई बहुत वाजिब लोग हैं तो ये मात्र शक्ति है जो समूहों में काम करती है। जो कहने वाले प्रधानमंत्री, जब उन्होंने कहा कि तीसरी बार जब मैं सरकार में आऊंगा तो हम दुनिया के तीसरे पायदान पर होंगे, और मैं आपको गर्व के साथ कह रहा हूं, चौथे पायदान को हमने गिना नहीं, हम उसको पार कर गए हैं। अब हम तीसरे पायदान पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर तीसरे पायदान से हम 1 नंबर पर जाएंगे दुनिया में, तो उसका कोई सबसे बड़ा आधार होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ समूह की महिला शक्ति होगी। ये प्रधानमंत्री का विश्वास है, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है, ये प्रधानमंत्री का सोचना है, और इसकी पुष्टि मैं करता हूं। जब मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री बना तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, इस देश की माताएं बहनें परंपरा से क्या करती रही। हम परंपरा से भोजन बनाते थे, भोजन खिलाते थे। मोहल्ले में, पड़ोस में, शादी में, विवाह में कोई कुक नहीं आता था। हम वो सामूहिक व्यवस्था करके उस व्यवस्था को संचालित करते थे। परिवार को चलाने का काम, समाज के सम्मान की रक्षा करने का काम ये मातृशक्ति करती रही, लेकिन उसका श्रेय उसको कभी नहीं मिला, ना उसने कभी श्रेय मांगा। उसने कभी नहीं कहा कि मैं इतना करती हूं, उसका हिस्सा मुझे चाहिए। तब ये बात प्रधानमंत्री ने कही कि आधी आबादी अपने जीवन का सर्वस्व निछावर करती है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। उसको स्वावलंबी क्यों नहीं बनाया जा सकता? वो नौकरी पेशा नहीं हो सकती, उसके बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, परिवार की परिस्थितियां हो सकती है। लेकिन अगर उसके जीव 24 घंटे में 4 घंटे 2 घंटे बचते हैं, तो वो जो उसका हुनर है, जो उसकी ताकत है, उसका उपयोग करके कुछ कमा कर अपने परिवार को समृद्ध कर सकती है क्या? ये प्रधानमंत्री का सोचना था। और उसके बाद जब मैं मंत्री बना उस विभाग में, तो उन्होंने कहा कि कितने लोग फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। इस देश में कोई ऐसी मातृशक्ति नहीं मिलेगी जो कहेगी कि नहीं
मुझे इस क्षेत्र में महारत हासिल नहीं है, लेकिन व्यक्ति के नाते नहीं, समूह के नाते, संस्थाओं के नाते, ग्रुप के नाते, इंडस्ट्री के नाते लगभग 24 लाख ऐसे यूनिट है जो फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। कोई बड़ी बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई मैगी बनाता है, कोई ज्वार के बनाता है, कोई बाजरे के बनाता है, कोई लहसुन वाले बनाता है, कोई बगैर लहसुन वाले बनाता है। दुनिया में जितने प्रकार के स्वाद हो सकते हैं ये काम करने वाले यूनिट है 24 लाख। प्रधानमंत्री ने कहा 5 साल के भीतर इनमें से 2 लाख यूनिट को, उसमें समूह भी होंगे, एफपीओ भी होंगे, सोसाइटी भी होंगे, इंडस्ट्री भी होगी, उन 2 लाख लोगों को 10,000 करोड़ रुपया देकर, तकनीक की मदद देकर उनको संबल बनाइए। ये भारत का भविष्य है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारे समूह में बनने वाली चीजें, जिस दिन एक तमिलनाडु की एक मात्र शक्ति, एक समूह का, जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, जब उसका बाटल प्रधानमंत्री कार्यालय में सिलेक्ट हुआ और जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसे खरीदा, तब इन समूह की माताओं बहनों की सामर्थ्य देश ने भर नहीं जानी, पूरी दुनिया ने जानी है। इस बात का गर्व होना चाहिए। मैं मंच के ऊपर बैठे हुए लोगों से कहता हूं, मंच पर नीचे हुए बैठे लोगों से कहता हूं, हम बहुत सम्मान के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ इस अपने बैलगाड़ी के दूसरे पहिए की ताकत को पहचाने। मैं अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिनने अच्छा काम किया है। आज मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं। हमको एक टोकरी दी गई जिसमें लिखा गया कि भाई महुआ का लड्डू है। हम छठ के दिन खाते थे, हर छठ के दिन प्रसाद में भूंजा बना के खाते थे, हमारे पुरखे हमको खिलाते रहे, लेकिन उसकी कीमत का अंदाजा किसी को नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कहता हूं कि हम जिस धरती पर खड़े हैं, जिसे हम मोटा अनाज कहते थे, गरीबों का अनाज कहते थे, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, जगनी, समा, इसको गरीबों का भोजन कहा गया और हमारी थाली से इसको अलग किया गया। देश के प्रधानमंत्री दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 2017 में दुनिया के मंच पर जाकर कहा कि दुनिया को अगर भुखमरी से बचना है, भारत को नहीं, दुनिया को अगर भुखमरी से बचना है तो उन्हें मोटे अनाज की तरफ जाना होगा। लेकिन संकट देखिए, दुनिया में हम 40% मोटा अनाज पैदा करते हैं। आज भी दुनिया में जितना पैदा होता है उसका 40% भारत पैदा करता है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास। हम घर में बनाकर खाते हैं लेकिन उद्योग नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की बात को अनसुना जब किया दुनिया ने, तो उन्हें 2018 को मिलेट्स ईयर घोषित किया कि हम यहां पर पैदा करेंगे और इसका अभियान चलाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने का अगर कोई श्रेय जाएगा तो इस मातृशक्ति को जाएगा जो समूह की सामर्थ्य के तौर पर खड़ी है। और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम देखिए, G20 का समय आया, 2018 को भारत को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, 19 में लोकसभा के चुनाव हुए, फिर भी 2020 में प्रधानमंत्री फिर दुनिया के मंच पर गए, फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया और पूरी दुनिया ने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं। और 2021 मिलेट्स ईयर दुनिया में घोषित हो गया। पूरी दुनिया मिलेट्स मांग रही है, मोटा अनाज मांग रही है। जो ज्वार कभी गरीबों का खाना कहा जाता था, आज 200 ग्राम 500 ग्राम के पैकेट में जिस कीमत पर बिक रहा है, कई बार तो लगता है गरीब इसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जो पैदा करेगा शायद उसी को मिल पाएगा। लेकिन उस अनाज के बारे में इतना जरूर कहूंगा माताओं बहनों से कि 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये ऐसा अनाज है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र किसी अनाज की है तो वो कोदो कुटकी है, 15 साल। अगर उसको ठीक से रखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 48 साल से एक व्यक्ति के पास है, वो खराब नहीं हुआ। नंबर 1, इससे ज्यादा उम्र दूसरे अनाज की नहीं है। दूसरा, सबसे खराब जमीन में पैदा होता है। हिमालय में भी पैदा होता है, दक्षिण में भी पैदा होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी पैदा होता है, गुजरात में भी पैदा होता है। ऐसी कोई जमीन नहीं है जहां पर यह पैदा ना होता हो। तीसरी बात है, सबसे कम पानी में पैदा होता है। अगर 1 किलो ज्वार बाजरा के लिए 1 लीटर पानी चाहिए
तो गेहूं के लिए 28 लीटर चाहिए, धान के लिए 38 लीटर से ज्यादा चाहिए, गन्ने के लिए 42 से 48 लीटर चाहिए। कम पानी में, खराब जमीन में ज्यादा उम्र तक रहने वाला जो चौथी चीज है, ये अनाज बीमार नहीं करता। आप जिस रास्ते पे अपन गए हैं, पानी आता है तो या तो धान लगाएंगे या फिर गेहूं लगाएंगे या गन्ना लगाएंगे। मैंने बता दिया कितने लीटर में 1 किलो पैदा होता है। तो हम अनाज नहीं बेच रहे, हम पानी बेच रहे हैं। और हमको ये तय करना होगा। अब आप गेहूं खाने को डॉक्टर मना कर रहा है, चावल खाने को डॉक्टर मना कर रहा है, शक्कर खाने को डॉक्टर मना कर रहा है। और जिस मोटे अनाज की मैं बात कर रहा हूं, वो ना शुगर की बीमारी लाता है, ना हार्ट की बीमारी लाता है। उसको हमने गरीबों का खाना कहकर मजाक उड़ाया है। इसलिए मैं आज माता बहनों से कहने के लिए आया हूं, इस देश में संस्कृति की रक्षा किसी ने की, मातृशक्ति ने की। संस्कारों की रक्षा किसी ने की तो मातृशक्ति ने की। हमारे आहार विहार के संयमों की रक्षा की तो इस मातृशक्ति ने की है। उसने जीवन भर देने का काम किया है, लेने का काम नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं ये एक बार जाइए। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मुझे भी अपने जीवन में 40 साल का तजुर्बा है। मैं दावे से कहता हूं, हमारी बहनों का भाषण पता नहीं कितने नेताओं ने सुना है कि नहीं सुना। इनकी जो जिले में लीड करने वाली कोई नेता होगी, उसका भाषण शायद महिला नेता नहीं दे सकती जितना अच्छा भाषण ये देती है। और जिस अंदाज के साथ में वो व्यक्त करती हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। न ये कर्मचारी हैं, न ये सामान्य नागरिक। ये समाज को बनाने वाली वो ताकत है। तो भारत कभी अगर दुनिया के शीर्ष पर पहुंचेगा, उस दिन इतिहास में लिखा जाएगा भारत की ये समूह शक्ति, भारत की ये मातृशक्ति, इसका बंधन करना होगा। इसलिए हमने कहा है, इस कार्यक्रम का नाम जो दिया है वो शक्ति बंधन कार्यक्रम दिया है। आज नहीं कल आप आत्मनिर्भर तो हैं ही, आपका सम्मान वही सम्मान होगा जो भारतीय परंपरा में देवी का सम्मान होता है। हमारी परंपरा में सर्वोच्च देवी का स्थान है। बीच का कालखंड था जो गुलामी का कालखंड था, जिसने हमको पर्दे के पीछे ढकेला, लेकिन उससे हमारी सामर्थ्य कम नहीं हुई। अगर लोगों को लगता है कि नहीं सच ऐसा नहीं है, तो रानी अवंतीबाई को स्मरण करिए। उस 23 साल की उम्र में बलिदान होने वाली महिला थी। आप और पीछे 400 साल पीछे चले जाइए तो रानी दुर्गावती का स्मरण करिए। हमारे पास इस मातृशक्ति ने अपनी सामर्थ्य बताने में कभी कटौती नहीं की। उसने प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है, हम विकास चाहते लेकिन विरासत के बगैर विकास स्वीकार नहीं है। अगर हम मातृशक्ति का अभिनंदन करना चाहते हैं, नवरात्र में अगर दुर्गा पूजा करके हम साधना के माध्यम से अपने जीवन को उच्चतर स्तर पर उठाना चाहते हैं, तो परिवार के भीतर बैठी इस भगवती शक्ति को भी आप नकार नहीं सकते। उसकी सामर्थ्य को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो आज आर्थिक रूप से भी समृद्ध है, समझ के तौर पर भी समृद्ध है, और आने वाले समय में उसकी ऊर्जा इस विकास में अपनी बराबर की हिस्सेदारी करेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून पास किया है। अगला जब चुनाव होगा लोकसभा का 2029 का, हमारी 33% माताएं बहनें विधानसभा में भी बैठेंगी और लोकसभा में भी बैठेंगी। आज कोई ये कह नहीं सकता कि राजनीति करने का ठेका किसका है। परिवारवाद को दुरुस्त करके ये अवसर दिया गया है। आज शायद अखबार ने छापा है कि पार्षद भी सांसद बन सकता है, वो भाभी के लिए लिखा गया है। और इसे ये मत कहिए कि राजनीति में कौन आएगा। प्रधानमंत्री ने एक नई दिशा दी है, प्रधानमंत्री ने एक नया रास्ता दिया है। इस मातृशक्ति में से जो योग्य होगा वो अपना रास्ता चुनेगा। और इसलिए मुझे लगता है ये ताकत सिर्फ पैसे भर की ताकत का सम्मान नहीं है, ये ताकत सिर्फ समझ की सामर्थ्य का भर सम्मान नहीं है, ये ताकत भारत माता के यश की सामर्थ्य है। आप उसको भारत माता को यशस्वी बनाने वाले वो सामर्थ्य है जिनका हम सदैव अभिनंदन करेंगे। और मैं मानता हूं आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो इस मातृशक्ति को जागना होगा। मेरे जैसे लोग सदैव नशे का विरोध करते रहे। हमारे पास में जो जमीन है, मैं देश का जल शक्ति मंत्री रहा हूं। देश जब आजाद हुआ था तब आबादी 42 करोड़ थी, तब भी पानी उतना ही था, जमीन उतनी थी। आज हमारी आबादी 142 करोड़ है
उसे भोजन भी कराना है, उसे पानी भी देना है। जल जीवन मिशन मैं उसका मंत्री था, हर घर में पानी पहुंच रहा है। और मैं आज आपसे एक बात अंत बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, मोदी जी की योजनाओं को इसी चश्मे से देखिए। मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री आवास बना, किसका सम्मान बढ़ा? शौचालय बना, किसका सम्मान बढ़ा? अगर धुएं के चूल्हे की जगह गैस का कनेक्शन आ गया, किसका सम्मान बढ़ा? अगर पानी घर से दूर था और पाइपलाइन से घर में आ गया, किसका सम्मान बढ़ा? कभी कोई बीमार हो जाए तो कर्जदार कौन बनता था? अगर देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड दिया तो किसका हित हुआ? कभी घर जाकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो माताओं बहनों को सशक्त ना बनाती हो, उसे सम्मान ना देती हो। ये सम्मान देने का काम, सशक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है, वो वीणा उठाया है। और ये सांस्कृतिक विरासत है हमारी कि हम मातृशक्ति का सम्मान किया करते थे। बच्ची को हम भगवती के समान पूछकर उसके चरणों में अपना सिर झुकाया करते हैं। हाँ, मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। मैं मां नर्मदा की परिक्रमा करने के बाद कोई कन्या मेरे सामने आती है तो घुटने टेक कर उसके सिर में, उसके चरणों में अपना सिर रखने में मैं गर्व महसूस करने वाला आदमी हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये विरासत है हमारी, ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये विरासत है हमारी जिसका सम्मान होना चाहिए। इसलिए मोदी कहते हैं विकास तो चाहिए लेकिन विरासत की कीमत पर नहीं। विरासत भी चाहिए और विकास भी चाहिए। ये मातृशक्ति भारत माता के उस यश को ऊंचाइयां देने वाली सामर्थ्य है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके बीच मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। आज मंचस्थ सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है कि ये न शक्ति बंधन कार्यक्रम में पुरुषों का क्या काम, लेकिन मैं भी बरसों बाद आया हूं तो मुझे मालूम था। तो मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों को भी प्रणाम करता हूं कि आप भी आए, आपने मेरी बात सुनी है। यहाँ पर आप बराबरी का दर्जा देते हैं। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर कन्याओं का रेशो बच्चों से ज्यादा है, उसमें बालाघाट जिला नंबर 1 पर है। यहाँ की शिक्षा, मैं जब सिवनी का सांसद होता था तो बरघाट एक ऐसी विधानसभा थी जहाँ बच्चियां पैदल और साइकिल से पढ़ने जाती थी। 89 में मैं सांसद बना था, तब एकमात्र विधानसभा ब्लॉक होता था, वो बरघाट था, जहां पर बच्चियों की शिक्षा अव्वल नंबर पर थी। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे गर्व के साथ, और इस शक्ति बंधन कार्यक्रम में आई हुई सभी माताओं बहनों का यश बढ़े, पुण्य बढ़े, सामर्थ्य बढ़े, और हम सबको हम अच्छा काम करें तो हमें आशीर्वाद देने का भी आप काम करिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।